जय श्री राम साथियों। वियतनाम जैसे छोटे से देश में एक 67 साल की महिला रियल एस्टेट कारोबारी को मौत की सजा दे दी गई। उनको सजा इसलिए दी गई क्योंकि उनके ऊपर आरोप था कि उनकी कंपनी ने 12.5 अरब अमेरिकी डॉलर्स का घोटाला किया है। सोचिए, 12.5 अरब अमेरिकी डॉलर्स का घोटाला करने वाली महिला कारोबारी को मौत की सजा दे दी जाती है। और भारत के अंदर अनगिनत रियल एस्टेट कारोबारी हैं, अनगिनत घोटालेबाज हैं, जो दिन पर दिन फलते फूलते रहते हैं, अरेस्ट भी होते हैं, छूट भी जाते हैं, और उन लोग को इस प्रकार से प्रोजेक्ट किया जाता है जैसे बहुत बड़े धर्मात्मा हो। आपके आसपास भी ऐसे बहुत सारे रियल एस्टेट कारोबारी आपको नजर आएंगे, और आपके तो नेता ही सारे के सारे रियल एस्टेट कारोबारी हैं। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को उठा के देखिए, वो आपको रियल एस्टेट कारोबारी नजर आएगा ही। दिल्ली के अंदर में जितने भी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स हैं, चाहे वो निगम पार्षद हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो सांसद हो, या पूर्व निगम पार्षद, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, ऐसी बहुत बड़ी फहरिस्त है जिन्होंने दिल्ली के अंदर में बहुत रियल एस्टेट का कारोबार किया। दिल्ली के जो एग्रीकल्चर लैंड्स थे उनको खरीदा, और उनको खरीद के उनके ऊपर अवैध कॉलोनियां बसाई, और लोगों को उनके हाल पे छोड़ दिया जब उन अवैध कॉलोनियों को तोड़ने के लिए नगर निगम का दस्ता आता है। तो ये जो भारत के अंदर जो रियल एस्टेट कारोबारी नेता हैं, इन पे कब कार्रवाई होगी? वियतनाम में तो कार्रवाई हो गई, लेकिन भारत के अंदर क्या कभी कार्रवाई होगी? इन सब लोगों को, व्हाइट कॉलर क्रिमिनल्स को भारत के अंदर में इतनी छूट क्यों दी जाती है? भारत के अंदर एक के बाद एक बहुत बड़े बड़े घोटाले सामने आते हैं, रियल एस्टेट के घोटाले सामने आते हैं। आम आदमी उसके अंदर पिसता रहता है, क्योंकि जब वो जाता है, वो देखता है कि एक बहुत बड़े पॉलिटिकल पार्टी का लीडर, जिसकी सरकार है, दिल्ली में सरकार है, केंद्र में सरकार है, मैं केवल आज के नेताओं की बात नहीं कर रहा, मैं कांग्रेस के जमाने से बात कर रहा हूं इस बात की। इसमें सभी लोगों ने अवैध कॉलोनियां बसाई, एग्रीकल्चर लैंड पे बसाया, जमीनों पे कब्जे भी करके बसाए गए, और उसके बाद में उन अवैध कॉलोनियों को वहां पे प्लॉटिंग करके 50 गज, 100 गज, 200 गज के प्लॉट काट काट के बेच भी दिए गए। ऐसे अवैध कॉलोनियों की भरमार है, और जिन नेताओं ने इस काम को किया, जिन डीलरों ने इस काम को किया, गलत काम को, उनको प्रशासन की भी पूरी तरह से शय मिली हुई थी। अब दिल्ली के अंदर आप देखिए, इस बार लोकसभा चुनाव में एक मुद्दा उछाला जा रहा है, एक बात कही जा रही है, एल जोन के अंदर बहुत बड़ा घोटाला हो गया। एल जोन एक प्रोजेक्ट था जो डीडीए ने प्रपोज किया, और उसकी लेकिन स्वीकृति नहीं दी थी। इस एल जोन के प्रोजेक्ट पे बहुत सारे जो शातिर ठग थे वो कूद गए, और उन सब लोगों ने इस मामले में अलग अलग कंपनीज फॉर्म कर दी। 30 अलग अलग कंपनियों के बारे में जो ईओडब्ल्यू है उसने शिकायत दर्ज की, और उनके ऊपर कार्रवाई भी की। ये देखिए, उनकी सूची हम आपको दिखा रहे हैं। अब इन कंपनियों में जो प्रमुख नाम थे, जैसे रेवांता हाइट्स, कैम डेवलपर्स, ये जो कंपनियां हैं, ऐसा आरोप लगाया जाता है कि इनके अंदर बहुत बड़ा घोटाला हुआ। और इस घोटाले के बारे में अब एक वीडियो भी बहुत ज्यादा प्रचारित किया जा रहा है। आप लोगों ने फेसबुक और यूट्यूब पे वो वीडियो भी देखा होगा। और ये वीडियो क्यों प्रचारित किया जा रहा है? क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से एक बात कही जा रही है कि पश्चिमी दिल्ली की जो लोकसभा प्रत्याशी हैं कमलजीत सहरावत जी, कहीं ना कहीं उनके या उनके सहयोगियों की कोई संलिप्तता इस पूरे घोटाले के अंदर है। ये तो जांच का विषय है, जांच हो जाएगा। दोस्तों, मेरा एक छोटा सा सवाल है कि अगर ये चुनाव का माहौल नहीं होता, अगर कमलजीत सहरावत भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी नहीं होती, तो क्या यह विषय कभी सामने आ पाता? शायद नहीं। क्यों? क्योंकि सब लोग एक दूसरे की गलतियों को छुपाने में ही लगे रहते हैं। और एल जोन के मामले में जो मुख्य आरोपी बनाया गया जिस व्यक्ति को, उसका नाम है प्रदीप सहरावत। प्रदीप सहरावत को रेवांता हाइट्स, मल्टी स्टेट सीजीएचएस और कैम डेवलपर्स के मामले में मुख्य आरोपी बनाया जाता है। ईओडब्ल्यू कहती है
कि 4000 से ज्यादा लोगों से 400 करोड़ से भी ज्यादा की ठगी कर ली गई। ये ईओडब्ल्यू का बयान है। तो रेवांता हाइट्स और कैंप डेवलपर्स के पास इतना जो फंड आया वो गया कहां? क्या कभी इस बात की जांच हुई? मैं तो चाहूंगा कि ईओडब्ल्यू इस बात की तस्दीक कर दे और इसको सामने लेके आए। केवल एक नेता को निशाना बना लेना, केवल एक पॉलिटिकल पार्टी का नाम ला देना, क्या यह समस्या का समाधान है? शायद नहीं। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस तरह के घोटालों को भारत के अंदर कोई घोटाला माना ही नहीं जाता। कितने अवैध कॉलोनियां बस गई, आज भी बसाई जा रही है। आम आदमी पार्टी के नेता उसके अंदर लिप्त हैं, विधायक लिप्त हैं, अवैध कॉलोनियां काटी जाती हैं। पुलिस के एसएचओ, पुलिस के थाना प्रभारी, एमसीडी के अधिकारी, डीडीए के अधिकारी, तमाम लोगों को इस बात की जानकारी है कि अवैध कॉलोनियां कट रही हैं। ज्यादा से ज्यादा कार्रवाई क्या होता है? कार्रवाई के नाम पे आएंगे, एक दो मकान जो बने होंगे उन्हें तोड़ दिया जाएगा, फिर उसको रेगुलराइज करने की एक प्रक्रिया चालू कर दी जाती है। मैं कहता हूं जो ये एग्रीकल्चर लैंड पे अवैध कॉलोनियां बस गई उन पे कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही? उन पे भी होनी चाहिए थी ना। जिन लोगों ने प्लॉट खरीदा वो दोषी नहीं है, जो एंड यूजर है वो दोषी नहीं है, बल्कि जिनके समय पे, जिन अधिकारियों के समय पे, जिन नेताओं के समय पे वो इलीगल प्लॉट्स काटे गए, चाहे फिर वो किसी के समय पे हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी का नेता उसमें इन्वॉल्व हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी को, चाहे कांग्रेस का नेता हो, इन सब के ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए। एक मुद्दा उछाला जाता है कि पूर्व सैनिकों के साथ ठगी हो गई, पूर्वांचल के लोगों के साथ ठगी हो गई। अरे तो इनके साथ तो हमेशा से ठगी होती रही है, ये कोई नई बात नहीं है जो आप एल जोन में बताने का एक प्रयास किया जा रहा है वीडियो के माध्यम से कि पूर्व सैनिकों और पूर्वांचल के लोगों के साथ ठगी हो गई। मैं कहता हूं पूर्वांचल और पूर्व सैनिकों के साथ तो वहां भी ठगी की गई जहां पर ये इलीगल कॉलोनीज बसाई गई, वहां पर क्यों नहीं इस विषय को लाया जाता? ये जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं दिल्ली सरकार के, क्या ये दोषी नहीं है? क्या इन पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? ये जो जीपीए पे सारा एग्रीमेंट रजिस्टर्ड हो जाता है, क्या उन पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? वियतनाम में 67 साल की एक रियल एस्टेट बैरन यानी कि कारोबारी को मौत की सजा दे दी जाती है घोटाले के लिए, और भारत के अंदर में इनाम दिए जाते हैं। जो जितना बड़ा घोटालेबाज, जो जितना बड़ा रियल एस्टेट कारोबारी, वो उतना ही बड़ा नेता। सारे पॉलिटिकल पार्टीज उससे फंडिंग लेती हैं, सारे पॉलिटिकल पार्टीज ऐसे लोगों को टिकट्स भी देती हैं, चाहे वो उनकी विचारधारा से सहमत हो या ना हो। भारत के अंदर भी ये प्रेसिडेंट सेट किया जाना चाहिए। वियतनाम में जैसे टोंग माई लिन को मौत की सजा दी गई, वैसे ही भारत के अंदर भी अगर कहीं पर भी रियल एस्टेट के मामले में धोखाधड़ी की बात सामने आए, बैंक फ्रॉड्स की बात सामने आए, तो वहां पर ऐसे लोगों को, जो भी एक्यूज्ड हैं, उनको मौत की सजा या कठोर से कठोर कारावास की सजा दी जानी चाहिए। यह बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के इन्फ्लुएंस में उन लोग को छोड़ दिया जाए। तो मैं यही आप सबसे आग्रह करूंगा कि चुनाव का समय है, बहुत सारे लोग आपके बीच में आएंगे, बहुत सारे नेता आपके बीच में आएंगे, अपनी बातें कहेंगे। हम सभी लोगों को एक अच्छे मतदाता, एक अच्छे नागरिक होने का कर्तव्य निभाना है। मत तो करना ही है, साथ ही साथ नेताओं से प्रश्न भी करने हैं कि आखिरकार भारत के अंदर में या दिल्ली के अंदर, हम लोग दिल्ली में हैं, हम दिल्ली की बात कर लेते हैं, दिल्ली के अंदर अवैध कॉलोनियों का कटना कब बंद होगा? और अवैध कॉलोनियां जिन लोगों ने काटी, जो भी प्रॉपर्टी डीलर या जो भी एजेंट लोगों को गुमराह करके अवैध कॉलोनियां में प्लॉट्स बेचते हैं या एल जोन जैसे मामले में प्लॉट्स, फ्लैट देने की बात करते हैं, उनसे गाड़ी कमाई के पैसे जिन लोगों ने ले लिए, उन पर कब कार्रवाई होगी? यह सवाल सभी के लिए जरूरी है, हम सब लोगों के लिए जरूरी है, क्योंकि आज नहीं तो कल हो सकता है हम लोग भी इस तरह के ठगी के शिकार हो जाए। तो दोस्तों, रियल एस्टेट फ्रॉड, बैंक फ्रॉड को सीरियस क्रिमिनल ऑफेंस माना जाए, इसको फ्रॉड ना माना जाए। और अगर कोई कारोबारी फ्रॉड करने में संलिप्त पाया जाए और उसके बाद वो कंप्लेनेंट को पैसा देके अपने मामले को सेटल करना चाहे, तो भी उस पर कार्रवाई होनी ही चाहिए, क्योंकि फ्रॉड तो वो कर चुका, जान बचाने के लिए पैसा दे रहा, अगर फंसता नहीं तो पैसे नहीं देता। तो भारत के अंदर में इस कानून को भी लाया जाए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सबसे कि भारत सरकार को आप लोग लिखें,
आपके क्षेत्र में जो भी नेता आपसे वोट मांगने आए, चाहे भाजपा के हो, चाहे आम आदमी पार्टी को या कांग्रेस के हो, उनसे भी आप लोग इस बात का आग्रह करें और जो भी फ्रॉड आज तक हुए हैं इस तरह के, इस पे कठोर कार्रवाई की आप लोग डिमांड करें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।